Hello, very good morning, dear students. We shall continue with the chapter of chemical kinetics. And last time we were talking about integrated rate law equation for first order and its numerical. एंड चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की और उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, आज के टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम एटसेट्रा होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते हैं और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी तब शो करते हैं जब उनके ऊपर हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की बम्बार्डमेंट कर देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करे, तो उस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जब रेडिएशंस एमिट होती हैं तो हम कहते हैं कि उसका डिके हो गया है या उसकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो गई है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करते हैं। और उनका भी जो रेट कांस्टेंट है 2.303/T log n नॉट अपॉन n है। एन नॉट यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रेडियो एक्टिविटी हैव स्टार्टेड और बिफोर सब्सटेंस हैव स्टार्टेड एमिटिंग एनी अल्फा बीटा और गामा रेज। एंड एन जो है रेडिएशंस एमिट करने के बाद, टाइम टी के बाद जो सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पास डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिसइंटीग्रेशन हो गई है, जो बच जाता है उसको हम एन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये टाइम टी के बाद है। तो एक्सप्रेशन तो वही लगेगा फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, k इज इक्वल टू 2.303/T log n नॉट अपॉन n। तो पीछे जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन थे, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं थे, उसमें भी हम यही यूज़ कर रहे थे, k इज इक्वल टू 2.303/T log a अपॉन a माइनस एक्स या a नॉट अपॉन a यूज़ कर रहे थे। तो इस वन इज सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस इज कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए हमें एन नॉट और एन को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एक बात होती है जो कि इनको दूसरे केमिकल रिएक्शन से सेपरेट आउट करती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रेडिएशंस निकलने के बावजूद भी उनकी डिसइंटीग्रेशन कभी भी कंप्लीट हो सकता है ना हो, और उनका जो पूरी तरह से वो ज़ीरो हो जाएं। यानी कि अगर आपने 10 ग्राम रेडियम लिया है तो वो कितने सालों में या कितने सेकंड में ज़ीरो होगा, तो इसके चांसेस जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने के कंपैरेटिवली लेसर होते हैं। ये इसको नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से सेपरेट आउट करता है या डिफ्रेंशिएट करता है। हाफ लाइफ पीरियड भी इसका वैसे ही निकालना है 0.693/T हाफ करके। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 100 सेकेंड है, सिर्फ 100 सेकेंड। आपने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब इसमें रेट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब आपने के ही निकालना होता है, और के जो है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है इंस्टेड ऑफ रेट कांस्टेंट। वी शैल कॉल इट एज ए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसकी हम प्रेफरेबली एवरेज लाइफ कैलकुलेट करते हैं, और पीछे मैंने आपको एवरेज लाइफ टो इज इक्वल टू 1/k के इक्वल ये फॉर्मूला बताया था। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं
हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 100 सेकेंड है। आपने इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के निकालना है और एवरेज लाइफ भी निकालनी है, दोनों निकल जाएंगे। हाउ मच टाइम, अब टाइम निकालना है। विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाय 90%, तो 90% लूज हो जाए उसके लिए कितना टाइम लगेगा। पहले आपको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन टाइम गिवन इज 100 सेकेंड। दिस कम्स आउट टू बी 0.00693 पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सेकेंडली ही सेड के एवरेज लाइफ निकालिए। एवरेज लाइफ जो है टो के साथ निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो के तो हम निकाल ही चुके हैं फर्स्ट आंसर जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 अपॉन 0.00693 पर सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा। 1 को 0.00693 से डिवाइड कीजिएगा। आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं अलाउड होंगे। तो आपने ये जो 0.00693 है तो इनको डेसिमल को उड़ा के 1 के साथ जितनी भी ज़ीरो आती हैं लगा लीजिए और उसको 693 से डिवाइड कर दीजिए। यू विल बी एबल टू गेट 140.3 सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड आंसर। अब उसने कहा है आप कैलकुलेट कीजिए टाइम t जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना 90% पार्ट जो है लूज कर चुका है। टाइम निकालना है, इक्वेशन वही लगेगी जो लिखते थे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n नॉट अपॉन n, लेकिन आपको t निकालना है तो t इस तरह चला गया, k नीचे आ गया, तो t इज इक्वल टू 2.303 लॉग n नॉट अपॉन n। t इज इक्वल टू 2.303, k का वैल्यू हमने ये निकाला है 0.00693 पर सेकेंड। वी हैव पुट अप हियर एंड देन लॉग n नॉट हम कितना लेंगे 100, यानी कि 100 यू कैन से 100%। लाइक इनिशियल जो मास है सब्सटेंस का अज्यूम कर लीजिए वो 100 ग्राम है और वो 90 ग्राम लूज कर जाता है, तो 100 माइनस 90 हो जाएगा। 100 माइनस 90 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 100 अपॉन 10 आ जाएगा, है ना। 100 अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस हिस्से को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। log 10 आ गया, log 10 1 हो गया, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.00693 पर सेकेंड, ठीक है, इंटू log 10। ये तो फिनिश हो गया, log 10 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2.303 को इससे डिवाइड कीजिए, पर सेकंड ऊपर चला जाएगा। टाइम आपका जो निकल आएगा 332.3 सेकेंड जो है वो निकल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड आंसर। तो आपको उन्होंने 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली थी। एक उसने कहा था कैलकुलेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा एवरेज लाइफ निकालिए, टो इज इक्वल टू 1 अपॉन के, निकाल दिया। फिर उसने कहा टाइम निकालिए, वो हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और हमने इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो जो है अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में प्रेफरेबली एवरेज लाइफ निकाली जाती है। हाफ लाइफ भी निकाल लेते हैं, एवरेज लाइफ प्रेफरेबली जो है वो निकाली जाती है।
ठीक है। और टी निकालने का तरीका भी वही है, के निकालने का भी मेथडोलॉजी जो है वही है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करते हैं। आगे चलते हैं, पर उससे पहले आप इसके एक लुक मारिए, पॉज कीजिए, अपना वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर इसको सुनना शुरू कीजिए दोबारा से। 2 बार सुनेंगे तो आई एम 100% श्योर कि मैंने किसी फ्रेंच लैंग्वेज में या अरेबियन में या स्पेनिश में या मैंड्रिन में आपको नहीं पढ़ाया, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ जी बच्चे, आपको अगर ये क्लियर है तो मैं आगे जो टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम आज इसको पढ़ेंगे। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो ट्रूली एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हम इसमें रिएक्टेंट की क्रिएट हो जाती हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीडो का मतलब क्या होता है? सीडो का मतलब होता है फॉल्स। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, पर सर्टेन कंडीशंस में ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस हो जाते हैं और इनको सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 1 है, 2 ही बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो आपने इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करनी है। दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट, दिस इज वाटर, इट हैज़ बीन टेकन इन large excess quantity. Hydrolysis is always done in the presence of some dilute acid. dilute हो ही जाएगा, एसिड भी है तो एक्सेस ऑफ वाटर भी है तो dilute हो ही जाएगा। तो आप इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका जो एसीटेट पार्ट है और इथाइल पार्ट है वो ब्रेक हो जाएंगे। एसीटेट पार्ट वाटर के हाइड्रोजन से ज्वाइन करके एसिटिक एसिड बना देगा और जो इसमें OH बचेगा, वाटर क्या है बेसिकली HOH, ठीक है। तो जो H पार्ट है वो एसीटेट पार्ट के साथ ज्वाइन करके एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। यानी कि ये H आपका यहाँ से आ गया और जो इथाइल पार्ट है वो OH से ज्वाइन करके इथाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल आ गया। अब देखने में अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो वो होगा रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट and molar concentration of water, but water has been taken into large excess. water जो है large excess में लिया गया है। चूँकि ये large excess में लिया गया है, इसकी molar concentration जो है कांस्टेंट होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर है आपको? तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। वो भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर इज सुक्रोस। सुक्रोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C12H22O11। वाटर इसमें भी एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है। वाटर हैज़ बिन टेकन इनटू एक्सेस क्वांटिटी और उसने सुक्रोज में वाटर एक्सेस में और एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज है
वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इनका जो मिक्सचर है लीवो रोटेटरी इन नेचर है। आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा, वहाँ पे आपको डेक्स्ट्रो और लीवो का कंसेप्ट पढ़ाया था। डेक्स्ट्रो में बताया था कि जब कोई सब्सटेंस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करने के बाद अगर सुक्रोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो सुक्रोज विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। हियर सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर जब इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर और एसिड की प्रेजेंस में की गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। इनमें से एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है, लेकिन लीवो का कंटेंट या लीवो की परसेंटेज जो है डेक्स्ट्रो से ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है दिस इज लीवो रोटेटरी इन नेचर, राइट। फॉर्मूला ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है, क्योंकि आप में क्यूरियोसिटी हो सकती है कि ऐसा क्यों है। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। ग्लूकोज एल्डिहाइड जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चर्स इनके डिफरेंट होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर हमें मिला है वो लीवो रोटेटरी इन नेचर है। तो रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है, प्रोडक्ट जो है वो लीवो है, यानी कि जो रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो प्रोडक्ट्स ने चेंज कर दी, डेक्स्ट्रो से लीवो यानी उलट कर दी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इन्वर्शन। So that is why this example is called as acid catalyzed inversion of cane sugar, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। दो एग्जाम्पल जो आपको दी है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, दोनों में वाटर जो है एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है K और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, वाटर यहाँ पे लिया ही नहीं गया, यानी ये इज नॉट बिन टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज इट्स बिन टेकन इनटू लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज इट्स बिन टेकन इनटू लार्ज एक्सटेंट और टेकन इन एक्सेस। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है वो अंडर स्पेशल कंडीशन जहाँ पे वाटर एक्सेस में लिया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होना था अगर वाटर एक्सेस में ना लेते, लेकिन चूंकि लिया है तो ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चा? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है एसिड कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यहाँ पे भी रेट इज इक्वल टू के और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे सिंबलाइज करते हैं, और ब्रैकेट में हमने सुक्रोज को ले लिया है। वाटर हैज़ नॉट बीन टेकन हियर ऑल्सो इन द सेकेंड एग्जाम्पल। दैट मीन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 1 molar concentration of sucrose, so it's a pseudo first order reaction or first order reaction. And in the first reaction also rate of reaction depend upon 1 molar concentration of ethyl acetate. It does not depend upon molar concentration of water. So definitely in both the reactions under special conditions they have become pseudo first order reactions. Got it? pseudo first order reactions आपको clear हो गया? तो ये water की जो concentration है वो almost constant रहती है during the reaction. That is why these two examples are of pseudo first order reaction and it's very very important. इसका मैं एक definitely आपको न्यूमेरिकल जो है वो आई वुड लाइक टू टेक अप। न्यूमेरिकल में कहा गया है हाइड्रोलिसिस मिथाइल एसीटेट की गई है एक्वा सॉल्यूशन में, और उसको
उसमें एसिटिक एसिड जो है उसको ऑब्टेन किया गया है जब आप कह सकते हैं कि जब मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस की गई है एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसको स्टडी किया गया, तो हमें एसिटिक एसिड जो है लिबरेट हुआ, जिसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया। तो मिथाइल एसीटेट एस्टर है। मिथाइल एसीटेट, जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड में करवाया था तो बताया था कि ये एस्टर है। सो मिथाइल एसीटेट इज़ एन एस्टर। कहता है कि एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टाइम पे गिवन है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये अभी स्टेटमेंट ही चल रही है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक स्टेटमेंट है। तो डाटा में टाइम गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन 0.850 टाइम पे 30 मिनट के बाद, ये पर मिनट लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 0.8004, 60 मिनट के बाद 0.7538, 90 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन 0.7096। अब आपने शो करना है कि ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55 मोल पर लीटर कांस्टेंट है, एक्सेस में ली गई है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन दिस रिएक्शन। एनीवे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो के को कैलकुलेट करने के लिए 2.303/T लॉग C0 अपॉन C। C0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेकन इनिशियली, यानी 0.85, ये 0.85 है जो 0 मिनट पे ली गई है, दैट इज C0। और C डिफरेंट टाइम पे, जब टाइम 0 था तो C0 0.85 थी, टाइम 30 मिनट था तो C जो है 0.8004 हो जाएगा, इसमें पुट कर सकते हैं। टाइम जब 60 मिनट होगा तो C की वैल्यू 0.7538 हो जाएगा। जब टाइम 90 मिनट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन 0.7096 हो जाएगा। तो हमें के फाइंड आउट करना है और के डैश उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा और इसको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के साथ बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड के, ठीक है। तो के डैश हमें जो है इस रिएक्शन में फाइंड आउट करना है। ये देखिए, के डैश एक नया कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, पर पहले के तो फाइंड आउट कर लें। के इज इक्वल टू 2.303/T। 30 मिनट्स ले लेते हैं, 30 मिनट्स। ऊपर C0 लेना है, C0 तो 0.85 ही लोगे, और 30 मिनट्स के बाद 0.8004 मैंने कैलकुलेट करके देखा 1.99 इंटू 10⁻³ आया। 60 मिनट्स के बाद फिर से के निकाल लीजिए। 60 मिनट्स के बाद जब आप C की वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में 0.7538 पुट करेंगे, लेकिन ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8500 ही रहेगी। ये दिस कम्स आउट टू बी 2.00 इंटू 10⁻³ इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। 90 मिनट के बाद 90 मिनट, आफ्टर द 90 मिनट्स k is equal to 2.303/90 log and C0 once again 0.85 90 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन इज 0.7096। यहाँ पे भी जो k है 2.03 इंटू 10⁻³ आ गया। तो k की वैल्यूज़ नियरली कांस्टेंट हैं। आप इन तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल सकते हो, या आप एक कांस्टेंट वैल्यू जो आपको नियरली लगती है कि जिससे आपकी इजीली पेपर में कटिंग भी हो जाए, 2 इंटू 10⁻³ ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू के डैश इंटू वाटर।
के डैश हमने फाइंड आउट करना है। के हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के डैश इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 55 मोल पर लीटर। ये 55 मोल पर लीटर कैसे आई, वाटर का मास 1000 ग्राम या 1 लीटर, उसको 18 उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को 18 से 18 से डिवाइड कीजिए, यू गेट 55.55। लेकिन जो में हमें 55 गिवन है तो वी शुड प्रेफरेबली टेक 55 हियर। तो यहाँ से बचा के डैश आपको कैलकुलेट करना है। के डैश कैलकुलेट करना है तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये जब इसके नीचे जाएगा हमारे पास के डैश विल कम आउट टू बी 3.64 इंटू 10⁻⁵ per mole liter per minute. This is how you have to solve this numerical. That is all. हमने सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लिया और रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, 2-3 लेक्चर और रह गए हैं इस चैप्टर के, एंड देन 3 से maximum 4. This week we shall be able to finish the chapter. Thank you very much, guys. Thank you. Have a nice day. Love you all.